मुसर्रत का दिल डूबता चला गया। तुम मर जाओ महमल, खुदारा मर जाओ मगर वापस ना आओ। इनका दिल दर्द से चिल्लाया था। आज के बाद इसका नाम कोई इस घर में नहीं लेगा। और अगर आगा जान की बात अधूरी रह गई। किसी ने जोर से गेट पे दस्तक दी थी। सबने चौंक कर गेट को देखा। यहाँ तक के बरामदे की सीढ़ियों पे बैठी टोस्ट खाती आरजू ने भी सर उठाया था। मुसर्रत धड़कते दिल के साथ खिड़की में आ खड़ी हुई। सुबह के 7 बजे, पहले तो कभी किसी ने इस तरह दस्तक ना हुई थी। हसन, दरवाजा खोलो, असद चचा ने कहा तो हसन ने आगे बढ़कर गेट के छोटे दरवाजे के हैंडल का हुक खोला और पीछे हुआ। दरवाजा खुलता चला गया। एक मरमरी सफेद हाथ दरवाजे पे धरा और फिर चौखट पे अंदर आते सफेद नंगे पांव दिखाई दिए। आगा जान बेचैनी से उठ खड़े हुए। बाकी सब भी साथ ही उठे। सबकी नजरें गेट पे जमी थी, जहां छोटे दरवाजे को खोलकर वो अंदर दाखिल हो रही थी। सियाह पांव तक आता पाया और चेहरे के गिर्द सख्ती से लिपटा सुरमई स्कार्फ, नंगे पांव सर झुकाए मोहम्मद इब्राहिम ने अंदर कदम रखा। हसन, इससे कहो यहाँ से दफा हो जाए, वरना मैं इसका खून कर दूंगा। आगा जान जोर से धाड़े थे। अब भी और इसी वक्त निकल जाऊं यहाँ से बेशरम, वरना आपके बाप का घर है जो निकल जाऊं। वो जो गर्दन झुकाए अंदर कदम रख ही रही थी, एकदम सर उठाकर इतनी बेखौफी से गुर्राई। ये लम्हे भर को सब भोज कर रह गए। ताई मेहताब ने तो शर्तर सा होकर मुंह पे हाथ रख लिया। हसन उलझ कर महमल को देख रहा था और फवाद अपनी जगह साकित रह गया था। वह पलट कर गेट खोल रही थी। दूसरे ही लम्हे जोन से 2 पुलिस मोबाइल्स आगे पीछे ड्राइवर पे अंदर आई। फटाखट दरवाजे खुले और सिपाही उतरकर तेजी से इर्द गिर्द खेलते चले गए। पूरे घर की तलाशी लो, बुलंद हुक्मिया कहता वो ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। यूनिफॉर्म में मलबूस चेहरे पे मध्यम की फातिहाना मुस्कुराहट लिए वो गैस पे खड़े इन पत्थर हुए लोगों के करीब आया। ये सब इतना अचानक और गैर मुतवक्का था कि कोई अपनी जगह से ना हिल सका। फवाद को ही सबसे पहले होश आया। इसके हाथ में हथकड़ी लगाई जा रही थी। क्या बकवास है, इसे गुर्रा कर हाथ पीछे करने चाहे। इस बकवास में लिखा है कि तुम्हारी जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी मंसूख हो चुकी है और ये कि तुम्हारी गिरफ्तारी करके अदालत में पेश किया जाएगा। हुमायूं दाऊद एक कागज इसके चेहरे के सामने लहराया। मसला क्या है ऑफिसर, क्या किया है मेरे बेटे ने? आगा साहब, आपके बेटे ने अपनी कजन हुमायूं ने एक निगाह महमल पे डाली जो गेट के साथ सीने पे हाथ बांधे खड़ी नफरत भरी नजरों से फवाद को देख रही थी। मोहम्मद इब्राहिम को अपनी एक फंसी हुई फाइल निकलवाने के अवध एक रात के लिए बेचा और अभी नाश्ता करते हुए वो गालिबन इसी फाइल के अप्रूव होने का इंतजार कर रहे थे। आपको गलतफहमी हुई है सर। आपका बेटा शुमाली इलाका जात की लड़कियों के अगवा और खरीद फरोख्त में मुलविस है, ये आप भी जानते हैं और हम भी। इस दफा उन्होंने चालाकी की और अपनी कजन का सौदा करके इसे धोखे से मुतालिका पार्टी के पास बेचा। अलबत्ता आपकी भतीजी पुलिस की हिफाजत में यही रही, क्योंकि वो सब पुलिस के प्लान के तहत आगा फवाद के इनको मंजर आम पे लाने के लिए ये चाल तो अच्छी चली, मगर हर चाल कामयाब नहीं होती। महमल का इस एसपी से चक्कर था। फवाद खामोशी से सुनकर बहुत आराम से बोला, मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा था और अब अपने करतूत पर पर्दा डालने के लिए ये मुझे फंसा रहे हैं ताकि खामोश हो जाएं। वो फट पड़ी थी। एक लफ्ज भी आपने मेरे मुतालिक कहा तो मैं आपका मुंह नोच लूंगी। आपने मेरे साथ क्या किया आपको अंदाजा है? अरे ये क्या चुप रहे, मैं बताती हूँ। ताई मेहताब जैसे जो होश में आई थी, एकदम सीने पे हाथ मारती सामने आई। सारा फसाद इसी लड़की का मचाया हुआ है। ये मेरे बेटे को फंसा रही है ताकि इसके अपने करतूत ना खुले। आगा साहब, उन्होंने ताई तरफ नजरों से आगा जान को देखा और इधर उधर गर्दन घुमाई। सब खामोश खड़े थे, किसी ने हाँ या ना नहीं की। लड़की का नाम मोहम्मद इब्राहिम है। हुमायूं ने मोबाइल का बटन दबाकर इनके सामने किया। स्पीकर से आवाज गूंजने लगी, फवाद की आवाज, जो बिना दिक्कत पहचानी जाती थी। 3 तारीख हफ्ते की शाम वो आपके पास होगी। मासूम, अनछुई और नौजवान है। आपकी डिमांड पे पूरी उतरती है। और एक कहा मोहम्मद को अपना चेहरा तमतमाता हुआ महसूस हुआ। जरा सा वक्फे से मुख्तलिफ आवाजें गूंजी थी। फवाद भाई, ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। फवाद भाई, ये लोग मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वो डायमंड रिंग चाहिए ना, तो जैसे वो कहीं करती जाओ। बस एक रात की ही तो बात है, सुबह तुम्हें ड्राइवर लेने आ जाएगा। हुमायूं ने बटन दबाया और मोबाइल नीचे किया। फवाद ने सर झटका।
ऑडियो कानून की अदालत में काबिल कबूल नहीं होता, एसपी साहब घर की अदालत में तो होता है। और वो ठीक कह रहा था। इन सब को सांप सूख गया था। हर शख्स अपनी जगह साकित और मुतअस्सिफ खड़ा था। देख लूंगा, मैं एक एक को देख लूंगा। फिलहाल तो तुम्हें एक लंबे अरसे तक जेल की दीवारों को देखना होगा। इसी दिन के लिए हसन एकदम तेजी से सामने आया। इसी दिन के लिए कहता था कि इससे दूर रहो। सारी दुनिया जानती है ये किस कमाश का आदमी है, लड़कियों का कारोबार करता है, इसीलिए तुम्हें मना करता था। मुझे मना कर सकते थे, इसके हाथ नहीं तोड़ सकते थे। मेरी जगह अपनी बहन होती तो भी कुछ न करते। वो जवाबन ऐसे तड़क कर बोली कि हसन खड़ा का खड़ा रह गया। महमल कभी ऐसे न बोली थी। महमल, मुझे आपकी कोई वजाहत नहीं चाहिए, आप सब एक से हैं। इसने मुंह फेर लिया। तभी इसने बरामदे के सुतून के साथ निढाल से मुसर्रत को देखा, जो जाने कब इधर आ खड़ी हुई थी। इनके करीब बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी आरजू बिना पलक झपके मबहूत से इस मगरूर और वजीहत से एसपी को देख रही थी। तो उसका टुकड़ा इसके हाथ में रह गया था। आगा साहब, इन्हें रोके, ये मेरे बेटे को किधर ले जा रहे हैं? वो फवाद को ले जाने लगे तो ताइना साहब आगा जान का बाजू झंझोड़ कर रो पड़ी थी। आगा जान चुप खड़े थे। बिला आखिर गुफरान चचा आगे बढ़े। भाभी बेगम, हौसला करें, इंशाल्लाह फवाद शाम तक घर पे होगा। इनकी बात से हुमायूं ने इसे जाया सर झटका और पलटा। एक मिनट एसपी साहब, आगा जान ठहरे हुए अंदाज में मुखातिब हुए। वो चौंक कर पलटा। ये लड़की रात बाहर गुजार आई है, हम शरीफ लोग हैं, इसको कबूल नहीं कर सकते। आप इसे भी भले साथ ही ले जाए। मोहम्मद साकित रह गई। इसे लगा वो कभी अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी। वाकई? हुमायूं ने आईब्रो उठाई। बरामदे के सुतून से लगी मुसर्रत के आंसू फिर से उबल पड़े। जी वाकई, इनके चबाकर कहने पे वो मुस्कुराया। ठीक है महमल बीबी, थाने चलिए, आप सुल्तानी गवाह हैं, गवाही दें और फवाद करीम को सारी उम्र जेल में सड़ते देखें। मैंने तो चाहा था घर की बात घर में रह जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारी दुनिया को इल्म हो कि फवाद ने घर की बच्ची का सौदा किया है तो ठीक है, हम इस सुल्तानी गवाह को साथ ले चलते हैं। ना आप इस बच्ची को समझा बुझा कर राजी करके चुप करा सकेंगे, ना ही फवाद कभी बाहर आएगा। चलो महमल। अरे नहीं एसपी साहब, मामल हमारी बच्ची है। भाई साहब बस यूं ही नाराज हैं। हमें यकीन है कि ये पुलिस की हिफाजत ले रही है, इज्जत से घर आई है। उपरांत चचा ने बौखला कर बात संभाली। ना भी यकीन करें फिर भी महमल को हमने मस्जिद भिजवाया था, औरतों की मस्जिद है। मेरी बहन इधर पढ़ा दी है। इसने आगा साहब को बगौर देखते हुए बहन पे जोर दिया और एक सख्त नजर डालता पलट गया। वो अभी तक वैसे ही साकित और शजदर खड़ी थी, जिसे गाजान के अल्फाज का अभी तक यकीन नहीं आया था। गाड़ियां गेट से बाहर गई। उफरान चचा मोबाइल पे कोई नंबर मिलाने लगे। ताई महताब जोर जोर से रोने लगी। ये सारा इसी मनहूस का किया जा रहा है, इसे घर से निकालिए आगा साहब। कब वक्त ने मेरे बच्चे को फंसा दिया, अपने बाप के साथ क्यों नहीं मर गई? वो जरहाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ी, मगर हसन दरमियान में आ गया। क्या कर रही हैं आप तैयम्मा? इनके दोनों हाथों को गिरफ्त में लिए इसने वो मुश्किल इन्हें बाहर रखा। भला एक लड़की के कहने पर फवाद करीम जैसे अशरफ सुरखोफ वाले शख्स के अरेस्ट वारंट बन सकते हैं? ये झूठ बकती है, मैं इसे जान से मार दूंगी। महमल अंदर जाओ, इसे सच ने आहिस्ता से कहा तो वो चौकी और फिर अंदर की तरफ दौड़ी। फिजा और नायमा ने मायने खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। आगा जान ड्राइववे की तरफ बढ़ गए। ताई अम्मा अभी तक हसन के बाजुओं में रो चीख रही थी। वो भागती हुई बरामदे के सर पे रुकी, सुतून से लगी खड़ी। मुसर्रत ने मुंह फेर लिया। इसे धक्का सा लगा। अम्मा, इसकी आंखों में मिर्ची चुभने लगी। ए महमल, आरजू ने इसके कंधे पे ये हाथ रखा। वो जरा सा चौंकी। ये हैंडसम ऑफिसर कौन था? ये हुमायूं था, हुमायूं दाऊद। नाइस नेम। किधर रहता है? जहन्नुम में। एड्रेस चाहिए? वो जहरखंद हुई तो आरजू ने बुरा सा मुंह बनाया। महमल इसका हाथ झटक कर एक शिकवा के ना निगाह वहाँ पे डालती अंदर भागती गई। हुमायूं दाऊद। आरजू ज़ेलब मुस्कुराई और फिर तोस खाने लगी। घर में अगले कई रोज तक खामोशी छाई रही। बस एक हसन था जो हरदम एक के सामने इसका दिफा करता नजर आता था। अगर महमल की जगह आरजू होती तो भी आप यही कहती चची। वो नाइमा की किसी बात पे भड़क कर बोला तो वो जो सर मुंह लपेटे अंदर पड़ी थी झटके से उठी और तेजी से बाहर आई। आपको कोई जरूरत नहीं हर एक के सामने मेरी सफाई देने की। वो लाउंज में आकर एकदम चिल्लाकर बोली तो सब चौंक कर इसे देखने लगे। मगर महमल, अगर इन लोगों ने मुझे यूं ही पूरे खानदान में बेइज्जत करना है तो ठीक है। अगर इज्जत एक दफा चली गई तो मैं किस इज्जत को बचाने के लिए कोर्ट में छुप रहूंगी? मैं भी भरी अदालत में सारे शहर को बताऊंगी। सुन लें आप। अपने पीछे धार से दरवाजा बंद करके इसने फिर से खुद को कमरे में बंद कर लिया।
अंदर मुसर्रत बिस्तर की चादर दुरुस्त कर रही थी। इसे आते देखकर लम्हे भर को सर उठाया, फिर वापस काम में मसरूफ हो गई। आप भी मुझसे नाराज हैं अम्मा? मुसर्रत खामोशी से तकिए पे खिलाफ चढ़ाती रही। अम्मा, इसकी आंखों के गोशे भीगने लगे। वो तकिया दुरुस्त करके दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने क्या किया है अम्मा? वो रो पड़ी थी। दरवाजे की तरफ बढ़ती मुसर्रत ने गर्दन मोड़ी। तुमने अच्छा नहीं किया महमल, बहुत दिनों बाद वो इससे बोली थी। अम्मा, वो तड़प कर इनके करीब आई। फवाद भाई ने मुझे फंक्शन का कहकर, मुझे पता है मगर यकीन नहीं है। फिर बात क्यों नहीं करती मुझसे? मैं बरसों इनकी खिदमत करती रही कि शायद कभी ये हमें कुछ इज्जत दें, मगर मेरी बेटी इन्हीं के बेटे से पकड़वा कर इसके खिलाफ कोर्ट कचहरी में गवाही देती फिरे। पहले जिंदगी कम मुश्किल थी महमल, जो तुमने मजीद मुश्किल बना दी है। वो थकी थकी सी पलट गई। वो नम आंखों से इन्हें जाते हुए देखती रही। एक गलत कदम इसे यहाँ ला पहुँचाएगा, इसने कभी सोचा भी न था। फिर कितने ही दिन वो मातम करती रही। इसके पास रोने को बहुत कुछ था। फिर कई दिनों बाद इस अबाया, स्कार्फ और मर्दाना शलवार कमीज का ख्याल आया तो दोनों को अलग अलग चौपट में डालकर फरिश्ते को वापस करने निकली। कोई जरूरत नहीं है हुमायूं के मुंह लगने की, फरिश्तों को दे दूंगी, वही आगे पहुंचा देगी, इसने सोचा था। बस स्टॉप का बेंच अब वीरान होता था। वो सैफाम लड़की मुड़ कर कभी वापस न आई थी। जाने कौन थी, कहाँ चली गई थी, वो अक्सर सोचती रह जाती। बस से उतरकर इसने सड़क पे खड़े गर्दन ऊंची करके देखा। वो दोनों इमारतें साथ साथ थी। हुमायूं दाऊद का बंगला सब जेलों से ढका था और साथ मौजूद ऊंचे सतूने वाली सफेद इमारत कोई इंस्टीट्यूट था। शायद कोई जरूरत नहीं है इस फजूल इंसान का दरवाजा खटखटाने की, मैं मस्जिद में ही चली जाती हूँ। वो मस्जिद के स्याह गेट के सामने आई। गेट का स्याह लोहा चमक रहा था। इसे इस चमकते लोहे में अपना अक्स दिखाई दिया। ब्लू जीन्स के ऊपर घुटनों तक आता कुर्ता, गर्दन से लिपटा दुपट्टा, ऊंची बुरी पोनी टेल बांधे, माथे पे बल डाले वो अपने मखसूस हुलिये में थी। गेट के इस तरफ एक बोर्ड लगा था जिसके वो पहले न देख सकती। इस पे वाज़ेह लिखा था, नो मैन अलाउड, मर्दों का दाखिला ममनू है। साथ बावर्दी गार्ड बैठा था। इसने गहरी सांस लेकर अंदर कदम रखा। बड़ा सा सरसब्ज लॉन, सामने सफेद संगमरमर का चमकता बरामदा, बरामदे के कोने में रिसेप्शन डेस्क के पीछे खड़ी लड़की जो स्याहबाए के ऊपर सुरमई स्कार्फ में मलबूस फोन कान से लगाए हुए गुफ्तगू थी। सामने से सफेद शलवार कमीज में मलबूस एक लड़की चली आ रही थी। इसने उनाबी स्कार्फ ले रखा था जैसे यूनिफॉर्म हो। महमल के करीब से गुजरते इसने मुस्कुराकर अस्सलाम वालेकुम कहा। जी, वो चौंकी। वो लड़की मुस्कुराकर इसके पास से गुजर कर चली गई। हैं, इसने मुझे सलाम क्यों किया? ये मुझे जानती है? वो लज ही रही थी कि रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम, कैन आई हेल्प यू? जी, मुझे फरिश्ते से मिलना है। वो डेस्क के करीब आई। फरिश्ते बाजी क्लास में होंगी, अंदर कॉरिडोर में, राइट पे फर्स्ट डोर। अच्छा। वो इधर उधर देखते संगमरमर के चमकते फर्श पर चलती जा रही थी। कॉरिडोर में पहले खुले दरवाजे पे वो रुकी। अंदर से फरिश्ते की मजबूत मगर खूबसूरत आवाज आ रही थी। मरतीन से मुराद बनी इसराइल में होने वाला 2 मरतबा का फसाद है। मुफस्सिर के मुताबिक पहली दफा से मुराद ज़िक्र अलैहिस्सलाम का कत्ल, जबकि दूसरी दफा से ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश मुराद है। इसने खुले दरवाजे से अंदर गर्दन की थी। सामने बने प्लेटफॉर्म पर कुर्सी पे वो बेटी अपने आगे मेज पे किताब खोले मसरूफ सी पढ़ा रही थी। इसके सामने कितार दर कितार लड़कियां कुर्सियों पे बैठी थी। उनाबी स्कार्फ में लिपटे बहुत से झुके सर और तेजी से लिखते कलम। वो वापस पलट गई। बरामदे में रिसेप्शन डेस्क के सामने दीवार से लगे काउच पे बैठकर वो वक्त काटना था। इसे बेहतर लगा सो कितनी ही देर वो टांग पे टांग रखे बैठी, पाँव जलाती, च्युइंगम चबाते हुए तनकीदी निगाह पर इर्द गिर्द गुजरती लड़कियों का जायजा लेती रही। वहाँ एक मुनज्जम सी चहल पहल हमावक्त हो रही थी। वो जैसे कोई और ही दुनिया थी। यूनिफॉर्म में मलबूस इधर उधर तेजी से आती जाती लड़कियां, वहाँ हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां थी। स्टूडेंट्स के सफेद शलवार कमीज और ऊपर किसी रंग का स्कार्फ था, जबकि तमाम टीचर्स और ऑफिसर्स के स्याह अबाए और सुरमई स्कार्फ थे। इनके अबाया और स्कार्फ लेने का अंदाज बेहद नफीस था। बहुत पुरअतमाद, एक्टिव, मसरूफ सी लड़कियां, जैसे वो अलग सी दुनिया में लड़कियां ही चली आ रही थी। कुछ था इस मस्जिद में जो महमल को कहीं और नजर नहीं आया था। अस्सलाम वालेकुम, अगर आप बोर हो रही हैं तो इसका मुताला कर लें। श्योर, इसने निशाने उतार कर रिसेप्शनिस्ट के हाथ से वो दबीज किताब ली। चंद सफ़े पलटते ही इससे बेख्तियार वो शाम याद आई जब आगा जान ने टेरिस पे इससे वो स्याह जिल्द वाला मुसहफ छीना था। वो कुरान की सादा ट्रांसलेशन थी। वो यूं ही दरमियान से खोल कर पढ़ने लगी
اور اس نے ہی غنی کیا اور مالدار بنایا، اور وہی ہے جو شہری ستارے کا رب ہے، اور بلا شبہ اس نے ہی پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی، پھر کچھ باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم لوط کو بھی۔ بلا شبہ یہ سب انتہائی ظالم و سرکش لوگ تھے، اور اسی نے پلٹا الٹی ہوئی بستیوں کو پھر ان پر چھا گیا جو چاہتا تھا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پہ جھگڑو گے؟ یہ تو تنبیہ تھی، تیری تنبیہات میں سے آنے والی قریب آ گئی۔ اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والا نہیں، تو کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں، اور تم کھیل تماشا کر رہے ہو؟ محمد، ارے وہ جو بالکل کھو کر پڑتی چلی جا رہی تھی بری طرح چونکی، سامنے فرشتے کھڑی تھی، اس نے قرآن بند کیا اور میز پہ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ فرشتے اس کے گلے لگ کر الگ ہوئی اور اسے شانوں سے تھام کر مسکرا کر دیکھا۔ وہ محمد سے 2 انچ لمبی تھی، شفاف سفید چہرہ، سرمئی اسکارف میں مقید، اور وہ کانچ سے بھوری آنکھیں جو کسی سے بہت ملتی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی، اس نے نگاہیں جھکائیں اور بہت سی نمی اپنے اندر اتاری۔ چلو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی چیزیں تھی میرے پاس، اس نے شوپر اوپر کیا، میں سمجھی تم میرے لیے کوئی گفٹ لائی ہو۔ وہ ہنسی اور شوپر لے لیا۔ کوئی تکلف نہیں، بہت خالص انداز، سچا اور خالص۔ لیکن اگر تم یہ رکھنا چاہو تو۔ نہیں، میں یہ عبایا وغیرہ نہیں لیتی۔ نو پرابلم ڈین، بہت شکریہ۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو محمل کو اچھا لگا۔ بہت مذہبی لوگ عموماً اتنے سنجیدہ اور سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک وہی نیک مومن ہو اور باقی سب گناہگار کافر۔ اسے ایسے لوگوں سے شدید چڑ ہوتی تھی جن کے سامنے اسے لگے کہ یہ بہت مجھے گناہگار سمجھ رہے ہیں، مگر فرشتے اور اس کی مسجد کی لڑکیاں اس روایتی امیج سے بہت مختلف تھیں۔ یہ ان کا ہے، اس نے دوسرا شوپر سامنے کیا۔ ہمایوں کا؟ جی۔ اچھا، ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے کبھی نہیں، میرا اس سے ایسا کانٹیکٹ نہیں رہتا، میں بھول بھی جاتی ہوں بہت۔ اگر تم یہ اس کے چوکیدار کو دے دو تو وہ پہنچا دے گا۔ فرشتے، انہوں نے آپ کو اپنی اور فواز بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا؟ ڈیل؟ نہیں، وہ دراصل آغا فواز سے بہت تنگ تھا اور اسے اس کے گینگ کی کسی لڑکی کے ذریعے پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ گینگ کی لڑکی کی توقع کر رہے تھے، تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں ان کی کزن ہوں؟ تم نے خود بتایا تھا جب ہم پریئر ہال میں تہجد پڑھ رہے تھے۔ اوہ، کئی دن کی الجھن سلجھ گئی۔ میں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی، پھر انہوں نے فواز بھائی کو کیسے اریسٹ کر لیا؟ یہ تو تم ہمایوں سے پوچھنا، میری تو عرصے سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک 2 بجنے کو ہیں فرشتے، میں پھر آؤں گی۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے زیادہ رابطہ نہیں رہتا، مگر اسے فواد کے کیس کی ہر بات معلوم تھی۔ عجیب بات تھی۔ اور میں دعا کروں گی کہ تم کبھی ہمارے ساتھ آ کر قرآن پڑھو۔ معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصے تک انگلینڈ چلی جاؤں۔ اوہ، فرشتے کے چہرے پہ سایہ لہرایا۔ آپ کی مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامک اسکول ہے۔ ہاں، میں چلتی ہوں۔ وہ اسے لان تک چھوڑنے آئی۔ تمہیں کبھی کسی نے اس کتاب کی طرف نہیں بلایا محمد؟ جاتے سمے اس نے پوچھا تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ یادوں کے پردے پر ایک سیاہفام چہرہ لہرایا تھا۔ بلایا تھا، مگر میں نے دل کا انتخاب کیا اور میں خوش تھی۔ اس نے کہا تھا یہ کتاب سحر کر دیتی ہے اور مجھے مسحور ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ کتاب سحر نہیں کرتی، پڑھنے والا خود کو سحر زدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت ہے۔ لفظوں کو الگ الگ پرکھنا سیکھو ورنہ زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ فرشتے چلی گئی اور وہ شوپر اٹھائے خود کو گھسیٹتی باہر نکلی۔ 7 والے گیٹ پہ اندر جاتی گاڑی لمحے بھر کو رکی۔ شیشہ نیچے ہوا، سر پہ کیپ اور وجیہ، چہرے پر ڈارک گلاسز لگائے۔ ہمایوں نے اسے دیکھا تھا جو گیٹ کے سامنے کھڑی آنکھیں سکوڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ چوکیدار کو کچھ کہہ کر گاڑی زون سے اندر لے گیا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو اندر روم میں بٹھائیں، وہ آتا ہے۔ تمہارے صاحب نے سوچا بھی کیسے کہ میں ان سے ملنے آئی ہوں؟ مائی فٹ، یہ پکڑو اور اپنے صاحب کے منہ پہ مارنا۔ غصے سے اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ سارا کیا ذرا اسی شخص کا تھا، اسے اس پہ بے طرح غصہ آیا تھا۔ اس نے شوپر اسے تھمایا۔ اسی پل وہ کیپ ہاتھ میں لیے تیزی سے چلتا ان تک آیا تھا۔ خان، گیٹ بند کر دو اور بطول سے کہو چائے پانی کا بندوبست کرے، مہمان ہیں، اور آپ پلیز اندر آ جائیں۔ شائستہ ہموار لہجہ وہ قطعاً مختلف لگ رہا تھا۔ مجھے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں، لیکن آغا فواد کے باہر آنے کی خبر سننے کا تو ہوگا۔ وہ متذبذب سی سوچتی رہ گئی
तो हुमायूं ने मुस्कुराकर सर झटकते रास्ता छोड़ दिया। दिन की रोशनी में इसका लाउंज इतना ही नफीस था जितना इस रात लगा था। ऊंची दीवार की खिड़कियों के हल्के से ग्रीन पर्दे नफासत से बंधे थे। सुनहरी रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। कोनों में बड़े बड़े मुगलिया तर्ज के सुनहरे गमलों में लगे पौधे बहुत तरोताजा लग रहे थे। बैठिए, वो हाथ से इशारा करता सामने सोफे पे बैठा। इसके चेहरे पे खिड़की से रोशनी सीधी पड़ रही थी। थैंक यू। वो जरा तकल्लुफ से बैठी। इसका सोफा अंधेरे में था। हुमायूं को इसका वजूद भी इसी तारीकी का हिस्सा लग रहा था। आपने तो जो भी कहना है जरा जल्दी कहिए। डर गई हैं? वो टांग पे टांग रखी टेक लगाए महजूज सा मुस्कुराया। मैं डरती नहीं हूँ, बल्कि आपको बेहद नाकाबिले एतबार समझती हूँ। शौक से समझे, मगर मैंने आपको अगवा नहीं किया। आप कोर्ट में मेरे खिलाफ बयान नहीं दे सकती। आपको किसने कहा कि मैं आपके खिलाफ बयान दे रही हूँ? आपके ताया ने। मोहम्मद ने खामोशी से इसका चेहरा देखा। बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। वो कह रहे थे कि आप कोर्ट में ये बयान देंगी कि मैंने आपको हक से बेजा में रखा हो। यकीनन वो आप पर इसके लिए दबाव डालेंगे। आपको क्यों लगा कि इन्हें मुझ पर दबाव डालना पड़ेगा? वो अब मुतमईन सी टांग पे टांग रखे पाँव झुला रही थी। अंदाज में हल्का सा तंज था। हुमायूं जरा चौंक कर सीधा हुआ। क्या मतलब? हफ्ते बेजा में तो आपने मुझे रखा था एसपी साहब। मिस मोहम्मद इब्राहिम, इतनी आसानी से इतने बड़े बयान नहीं दिए जा सकते। हालांकि आप जानती हैं कि मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर? अगर आप मुझे घर जाने देते तो मैं यूँ बदनाम ना होती। पहले आप बेहोश हुई, हालांकि इस वक्त आप एक एसपी की तहवील में थी, हुमायूं दाऊद की नहीं। अगर आप मस्जिद की छत ना पलंगती तो मैं आपका बयान लेकर रात में ही आपको अकेले घर छोड़ा था। मुझे कमरे में बंद करते वक्त तो आपने किसी बयान का जिक्र नहीं किया था। मुझे कानून मत सिखाएं, और वो मेरा तफ्तीश का तरीका था। और आपके इस तरीके में भले कोई बदनाम हो जाए तो हो जाए, मुझे परवाह नहीं। आप इसका दिल चाहा वो गमला इसके सर पर फोड़ दे। मैम, इस वक्त आपको आपके घर नहीं छोड़ा जा सकता था। हम फवाद को डील दे रहे थे। मैं जानता था आप मस्जिद गई हैं और फजर से पहले मस्जिद के दरवाजे नहीं खुलते, तो मैं अजान सुनते ही आपको लेने आया था। मुझे आपकी कहानी नहीं सुननी। वो पैर पटकती उठी। वो अभी तक तारीकी में थी, जिससे इसके चेहरे के नकूच मदम पड़ गए थे। हाँ सुनिए, मगर मेरा कार्ड रख लें, हो सकता है आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े। इसने एक कार्ड इसके हाथ में गोया जबरदस्ती रखना चाहा। मुझे जरूरत नहीं है। इसने पकड़ तो लिया मगर जताना ना बोली, और फिर इसी तरह कार्ड पकड़े बाहर निकल गई। वो लाउंज में तन्हा खड़ा रह गया। खिड़की से छन कर आती रोशनी अभी तक इसके चेहरे पर पड़ रही थी। लाउंज में सब बड़े मौजूद थे। वह सर झुकाए कार्ड को एहतियात से पॉकेट में छुपाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मोहम्मद, गुफरान चचा ने कदर रौब से पुकारा। आगाजान ने इसे देखते ही मुंह फेर लिया था। वो इस दिन से इससे मुखातिब नहीं हुए थे। जी, वो नागवारी से रुकी। किधर से आ रही हो? पर्चा कटवाने गई थी थाने। वोट? गुफरान चचा गजबनाक से इसकी तरफ बढ़े। जी, आपके फवाद आगा के खिलाफ पर्चा कटवाने गई थी। क्यों नहीं कटवा सकती? वो इनके बिल्कुल सामने खड़ी बुलंद आवाज में बदलिहाजी से बोली थी। और मुझसे आइंदा सवाल जवाब मत कीजिएगा। मैं जिधर भी जाऊं मेरी मर्जी। आप लोग होते कौन हैं मुझसे? सटाक की आवाज के साथ इसके मुंह पर थप्पड़ लगा था। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी और चेहरे पे हाथ रखे बेयकीनी से गुफरान चचा को देखा। पर्चा कटवाओगी तुम? हाँ। उन्होंने इसके बालों से पकड़कर जोर से झटका दिया। हाँ हाँ, कटवाऊंगी। मुझे नहीं रोक सकते आप लोग। वो हलक फाड़ कर चिल्लाई। दूसरे ही लम्हे असद चचा उठे और फिर इन दोनों भाइयों ने कुछ न देखा, ताबड़तोड़ इस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। आगा जान बड़े सोफे पे खामोश से टांग पे टांग चढ़ाए बैठे इसे पिटते देख रहे थे। ताई मेहताब, नाइमा और फिजा भी करीब ही बिल्कुल खामोश बैठी थी। सामिया किचन के खुले दरवाजे में खड़ी थी। ऊपर सीढ़ियों से निदा झांक रही थी। वो इसे बुरी तरह गालियां बकते मारते चले गए। वो सोफे पर बेहाल सी गिरी चीख चीख कर रो रही थी, मगर इन दोनों ने इसे नहीं छोड़ा। बोल, कटवाएगी पर्चा? वो दोनों बार बार यही पूछते, यहाँ तक कि निढाल सी मोहम्मद में जवाब देने की सकत ना रही तो उन्होंने हाथ रोक लिया। सोफे को एक ठोकर मारकर गुफरान चचा बाहर निकल गए। अम्मी अम्मी, वो सोफे पे गिरी मुंह पे बाजू रखे घुटी घुटी सिसकियों से रो रही थी। मुसर्रत इधर कहीं भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता सब बड़े एक एक करके उठकर बाहर चले गए। सीढ़ियों से लगी तमाशा दिखती लड़कियां भी अपने कमरों में बोली, मर जाओ तुम सब, अल्लाह करे तुम्हारे सबके बच्चे मर जाएं, छत गिरे तुम लोगों पे, गर्दन काट दूं मैं तुम्हारे बच्चों की। वो हिचकियों से रोती घुट घुट कर बद्दुआएं देती जा रही थी। कितनी ही देर बाद लाउंज का
दरवाजा खुला। दिन भर का थका हारा हसन अंदर दाखिल हुआ। कोट बाजू पे डाले, टाई की नॉट ढीली करता वो मम्मी मम्मी पुकारता। जरा आगे आया तो एकदम साकित रह गया। कारपेट पे बिखरे कुशन और एक सोफा जैसे ठोकर पर अपनी जगह से हटाया गया था, इस पे अजीब तरह से गिरी महमल। बिखरे बाल, चेहरे पे नील, बाजुओं पे सुर्ख निशान। वो बाजुओं से आधा चेहरा छुपाए सिसकियों से रो रही थी। वो मुतैयर सा चंद कदम आगे आया। महमल, वो बिना पलके झपके इसे देख रहा था। किसने किसने किया है ये सब? मर जाओ तुम। एकदम बाजू हटाकर इसने हसन को देखा और फिर चिल्लाई थी, खुदा करे तुम सब मर जाओ, यतीमों पे जुल्म करते हो, खुदा करे तुम्हारे बच्चे मर जाएं सबके। महमल, मुझे बताओ ये किसने किया है? मैं मर जाओ तुम सब, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। फिर एकदम बिलख कर रो दी और उठ खड़ी हुई लड़खड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रात के तीसरे पैर इसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। मध्यम सी चरचराहट सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। लाउंज सन्नाटे और तारीकी में डूबा था। वो दुखते जिस्म को जबरदस्ती घसीटती टीवी तक आई थी, साथ ही फोन स्टैंड रखा था। इसने कार्डलेस निकाला और इधर उधर एहतियात से देखती वापस आई। मुसर्रत आज घर पे ना थी। सुबह जब वो मस्जिद जाने के लिए निकली थी तो मुसर्रत घर पे ही थी, मगर शायद इसके जाते ही इनको कहीं भेज दिया गया था, गालिबन रजे फूफो के घर। वो दरवाजे की कुंडी लगाकर बेड पे बैठ गई। लाइट ऑन कर रखी थी। सामने दीवार पे आईना लगा था, इसे अपना अक्स सामने ही दिखाई दे रहा था। लंबे बाल चेहरे के अतराफ में गिरे, सूजे होंठ, माथे और गाल पे सुर्ख से निशान जो नीले पड़ रहे थे। इसे बेख्तियार बाल कानों के पीछे उड़ से वो कार्ड अभी तक इसके जीन्स की जेब में था। इसने मुड़ा थोड़ा सा वो कार्ड निकाला और नंबर डायल करने लगी। पहली घंटी पूरी भी ना गई थी कि चौकन्नी सी हेलो सुनाई दी। एएसपी साहब, इसकी आवाज लड़खड़ाई। कौन? वो चौका था। मैं महमल, इसे अपनी घमंडी अंदाज याद करके रोना आया। महमल, किधर हो तुम? खैरियत है? वो चुप रही। आंसू इसके चेहरे पे लड़खड़ाते गए। महमल, बोलो। मुझे इन्होंने टॉर्चर किया है, मारा है। ओह। अब वो चुप हो गया। फिर आहिस्ता से बोला, अब कैसी हो? मुझे नहीं पता। वो रोने लगी थी। मुझे बताएं, फवाद भाई जेल में है तो सही, मगर शायद जल्दी इसकी जमानत हो जाए। वो लोग अनकरीब तुम्हें मेरे खिलाफ गवाही देने पे उकसाएंगे। फिर मैं क्या करूं? मान जाओ। क्या? इसे बेयकीनी से फोन को देखा। अजीब सरफिरा शख्स था। तुम झूठा वादा कर लो कि तुम मेरे खिलाफ बयान दोगी, वरना ये तुम्हें कोर्ट में नहीं पहुंचने देंगे और कोर्ट में जाकर मुकर जाऊं। हाँ, वहाँ सब सच बता देना। और वो इस धोखे में मेरा क्या हश्र करेंगे, आपको अंदाजा है? तुम इसकी परवाह, आप सब मुझे अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको मुझसे कोई सच्ची हमदर्दी नहीं है। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर हुमायूं ने ठग से फोन बंद कर दिया। वो दुखी सी फोन हाथ में लिए बैठी रही। मुसर्रत अगली सुबह ही आ गई थी। उन्होंने कोई सवाल ना किया, कोई जवाब ना मांगा। बस इसे देखकर एक जामे से चुप होठों पे लग गई। बहुत देर बाद आहिस्ता से बोली, तो बस इतना कि तुम फवाद के खिलाफ जरूर गवाही दोगी। उन्होंने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। और फिर चुपचाप काम में लग गई। पूरे घर का इससे सोशल बाइकआउट था। वो कमरे में खाना खाती और सारा दिन अंदर ही बैठी रही थी, बाहर न निकलती। अगर निकलती भी तो कोई इससे बात ना करता। इस रोज बहुत सोच कर वो फरिश्ते से मिलने मस्जिद चली आई थी। फिलहाल इसके कहीं आने जाने पर कोई रोक टोक ना थी। कॉलोनी की सड़क घने दरख्तों की बाढ़ से ढकी थी। दरख्तों ने सारे पे ठंडी छाया कर रखी थी। आहनी गेट के सामने रुक कर इसने गर्दन ऊपर उठाई। सफेद ऊंचे सतूनों वाली वो आलीशान इमारत अपनी अदमी वक़ार और तमकनत के साथ खड़ी थी। बराबर में सब्ज बेलों से ढका बंगला था, जिसके बैरूनी दीवार के साथ एक खाली संगी बेंच नस्ब था। महमल जब भी इधर आती वो बेंच वीरान नजर आता। इसे बेख्तियार बस स्टॉप का बेंच और वो स्याफॉर्म लड़की याद आई थी। न जाने क्यों सफेद संगमरमर की लश-पश चमकती राहदारियां आज भी वैसी पुरसुकून थी जैसी वो इनको छोड़कर गई थी। वो इधर उधर क्लासेस के खुले दरवाजों में झांकती आगे बढ़ती गई। बाप दज्जाल मदीना तैयबा में ना आ सकेगा। आखिरी खुले दरवाजे से इसे फरिश्ते की आवाज सुनाई दी। इसने जरा सा झांका। वो किताब हाथ में लिए मुनहमिक से पढ़ रही थी। या अबाया के ऊपर सुरमई स्कार्फ में इसका चेहरा चमक रहा था और वो सुनहरी चमकदार क्रिस्टल की सी आंखें इसने कहीं देख रखी थी, मगर कहाँ। वो इन्हीं सोचों में घिरी दरवाजे की ओट में खड़ी थी कि फरिश्ते बाहर आई। अरे महमल, अस्सलाम वालेकुम। और इसे देखकर खुद वो भी बहुत खुश हुई थी। तुम कैसी हो महमल? आओ, बल्कि यूं करो, मेरे साथ अंदर ऑफिस में चलते हैं।
फरिश्ते ने इसका हाथ हौले से थामा और फिर इसे थामे ही इसे मुख्तलिफ दादारियों से गुजारती अपने ऑफिस तक लाई। और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? पता नहीं। इसने बैठते हुए मेज के शीशे की सतह में अपना अक्स देखा। भूरी ऊंची पोनीटेल से निकलती लापरवाह लटे, आंखों तले गहरे हल्के, माथे और गाल पे गहरे नील और होंठ के सूजे किनारे। यकदम रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी तो इसने आंखें चुंधिया कर चेहरा पीछे कर लिया। फरिश्ते अपनी कुर्सी के पुश पे खिड़की के ब्लाइंड्स खोल रही थी। हुमायूं ने बताया था तुमने इसे कॉल की थी। वो जरा सी चौंकी। हुमायूं हर बात क्यों इसे बताता था? इसे ये नहीं बताना चाहिए था। हुमायूं को तुम्हारी बहुत फिक्र थी। वो वापस कुर्सी पे आ बैठी थी। इन्हें मेरी नहीं अपनी फिक्र है। बहुत खुदगर्ज हैं आपके कजन। जाने दो। वो नरमी से मुस्कुराई। किसी के पीछे इसका बुरा जिक्र नहीं करते। जो भी है, इसने शाने उठकाए। यकीनन वो अपनी कजन की बुराई नहीं सुन सकती थी। अच्छा ये बताओ, वो जरा कुर्सी पे आगे को हुई, आगे पढ़ाई का क्या प्रोग्राम है? सितंबर में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है तो अभी गर्मियों की छुट्टियों में इधर स्कूल आ जाओ, कुरान पढ़ने। आ नहीं, एक्चुअली मेरे पास कुरान है तर्जुमे वाला, घर में पढ़ लूंगी। बीएससी में कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ्स। किससे पढ़ा था? कॉलेज में प्रोफेसर से, और शाम में एक बाजी के पास ट्यूशन लेने जाती थी। मैथ्स की बुक थी तो तुम सही तुम्हारे पास, फिर दो जगह से क्यों पढ़ा? घर बैठ कर पढ़ लेती। घर में खुद से कैसे पढ़ा जाता है? और फिर रुक गई और जिसे समझ कर गहरी सांस ली। कुरान और नसाबी किताबों में फर्क होता है। इसे हम 4 साल की उम्र से घंटों नसाब को पढ़ते रहते हैं और कुरान को बुढ़ापे के लिए रख छोड़ते हैं। मगर कुरान को अल्लाह ने आसान बनाकर उतारा है ताकि हर कोई समझ सके। मैथ्स टीचर के बगैर समझ में नहीं आता। कुरान आ जाता है? हाँ, क्यों नहीं। फरिश्ते ने गहरी सांस ली और झुककर दराज से एक सियाह जिल्द वाली दबीज किताब निकाली। ये इंजील मुकद्दस का एक कदीम इक्तिबास है। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की पेशगोई है। काफी दिलचस्प है ये, पढ़ो। इसने एक सफ़ा खोलकर इसके सामने किया। मोहम्मद ने किताब अपनी जानिब खसकाई। बाद में ये हज़फ कर दिया गया था। इसकी उम्मत की अनाजील इनके सीलों में होंगी। वो बेख्तियार पढ़ते पढ़ते रुकी। अनाजील? इसने पूछा। इंजील की जमा मुराद है कुरान मजीद। ये यहाँ से पढ़ो। फरिश्ते ने एक जगह उंगली रखी, मखरूती सफेद उंगली जिसका गुलाबी नाखून नफासत से तराशीदा था। इसने उंगली में जमुरद जड़ी चांदी की अंगूठी पहन रखी थी। ओह अच्छा। वो इधर से पढ़ने लगी। वो बाजारों में शोर करने वाला होगा, ना बेहुदा होगा। नाम अहमद होगा। विलादत मक्का, हिजरत तैयबा और मुल्क शाम होगा। वो आफताब के सायों पे नजर रखने वाला होगा। इसके अजान देने वाले की पुकार दूर तक सुनी जाएगी। वो रुककर जिसे उलझकर फिर शुरू से देखने लगी। मुल्क शाम होगा। इसने सवालिया निगाह फरिश्ते की तरफ उठाई। बाद में मुसलमानों की हुकूमत शाम तक फैल गई थी, इसी तरफ इशारा है। और आफताब के सायों पे नजर रखना नमाजों के औकात के लिए। और अजान देने वाला बिलाल। फरिश्ते जवाब देते हुए मुस्कुराई। घर बैठ कर पढ़ोगी तो ये सवाल किससे पूछोगी? कुरान की तफासीर भी तो पढ़ सकते हैं। इन पढ़ने से नहीं, सुनने से आता है। आखिर घर बैठ कर पढ़ने में क्या है? मूसा को खिजर के पास जाना पड़ता है मेरी जान। खिजर मूसा के पास नहीं आते। अच्छी क्वालिटी के इल्म के लिए इतना ही सफर करना पड़ता है। आपकी सारी बात ठीक है, मगर मेरी बात भी ठीक है। फरिश्ते पेन को उंगलियों के दरमियान घुमाती मुस्कुराकर गहरी सांस लेकर बोली। वो इनके दरमियान तज़ब्ज़ब में है, न इधर के हैं न उधर के हैं। आपने अरबी में कुछ कहा ना। अब आम बंदे को अरबी कहाँ समझ में आती है? कुरान उर्दू में क्यों नहीं उतरा था? अच्छा सवाल है। वो अपने निशिस्त से उठी और सामने किताबों के रेक की तरफ बढ़ गई। फिर सीधी कड़ी किताबों की जिल्दों पे उंगली गुजारती एक किताब को तलाश करने लगी। तो तुम्हारा नुक्ता ये है कि सिर्फ खाली मुहावरतन तर्जुमा देख कर कुरान पढ़ना भी काफी है? उसने एक किताब पे उंगली रोकी और इसे खींचकर बाहर निकाला। ये सूरत बनी इसराइल में इब्लीस के आदम को सजदा करने से इनकार करने का किस्सा है। यहाँ इब्लीस ने औलाद आदम के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया। ये पढ़ो। इसने बड़ा सा तर्जुमे वाला कुरान इसके सामने खोल कर रखा और अपनी जमुरद जड़ी अंगूठी वाली उंगली एक लफ्ज पे रखी। महमल बे इख्तियार कुरान पे झुकी। ला हतकन, अलबत्ता मैं जरूर काबू करूंगा। इसने लफ्ज और तर्जुमा दोनों पढ़े। राइट। अगर अलबत्ता में और जरूर के जमायर को निकाल दो तो 3 हुर्फी लफ्ज रह जाता है। हैं, नून, काफ यानी हनक। हनक के 3 मायने होते हैं। किसी चीज को खूब बारीकी में समझना, टिड्डियों का खेत का सफाया करना और घोड़ों के जबड़ों के दरमियान से लगाम गुजार कर घोड़े के
काबू करना उर्दू में बस इतना लिखा है, काबू करना, जिसे अंग्रेजी में कंट्रोल कहते हैं, जबकि अरबी की वुसअत हमें बताती है कि शैतान किस तरह हमारी नफ्सियात समझकर हमारे ईमान का सफाया करके हमें लगाम डालता है, और वो लगाम अमूमन मुंह के रास्ते से डाली जाती है। और कुरान इसीलिए अरबी में उतरा। और तुम मेरी बात से बोर हो रही हो, चलो जाने दो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, इसलिए कह रही थी, वरना बाद में दुनियावी तालीम में खोकर तुम्हें इसका वक्त नहीं मिलेगा। यानी आप भी टिपिकल मौलवियों की तरह बुनियादी तालीम को गुनाह समझती है। मैं दुनियावी तालीम में खोकर मादा परस्त बनने को गुनाह समझती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। वो बैग कंधे पर डालती उठ खड़ी हुई। हाँ, तुम्हें देर हो रही है, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। परेशान कोई नहीं होता, यतीमों की परवाह किसी को नहीं होती। कौन यतीम? फरिश्ते ने हैरत से इसे देखा। मेरे अब्बा नहीं है। उम्र क्या है तुम्हारी? 20 साल? फिर तो तुम यतीम नहीं हो। यतीम तो इस नाबालिग बच्चे को कहते हैं जिसका बाप फौत हो जाए। बलूगत के बाद कोई यतीमी नहीं होती। अपनी इस खुद तरसी को अपने अंदर से निकाल दो महमल। आप क्या कह रही हैं? महमल बेयकीनी से पीछे हटी और चंद लम्हे से यूं ही बेतमाद निगाहों से देखकर बिना कुछ कहे तेजी से बाहर भाग गई। फरिश्ते की बात ने एकदम इसे बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। बाहर में गई डिक्शनरी और लुग़वी मायने। मैं यतीम हूँ। वो तेजी से राहदारी अबूर करके बरामदे में आई। आगे निकल ही ना पाई थी कि रिसेप्शनिस्ट ने रोक दिया। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका एडमिशन फॉर्म। फरिश्तेबाजी ने कहा था कि आपको इसकी जरूरत है। उफ, वो गहरी सांस भरकर डेस्क के करीब आई। दिखाइए। बस देख कर वापस कर दूंगी। मुझे मौलवी नहीं बनना, मास्टर्स करना है। इसने सोचा। नया बैच कौन सा है? वो अब प्रोस्पेक्टस के दफे पलट कर देख रही थी। इल्मुल किताब, परसों पहली क्लास है। मैं फरिश्ते को साफ इनकार कर दूंगी, भले वो बुरा मनाए। बस पूरा देख कर वापस कर दूंगी, वो सोच रही थी। और ये फॉर्म फिल करके किधर देना है? इसी डेस्क पे। और फीस इल्म की फीस नहीं होती। फिर भी कुछ चार्जेस तो होंगे। हम कुरान पढ़ाने के चार्जेस नहीं लेते। तो ना ले, मुझे कौन सा इधर दाखिला लेना है? मैं तो पूरा दिन स्कार्फ लपेट कर कुरान नहीं पढ़ सकती। आई एम सॉरी फरिश्ते, मगर मैं ये नहीं करूँगी। इसने खुद कलामी की थी, मगर 10 मिनट बाद वो फॉर्म फिल कर रही थी। वो बैग को स्टिक से थामे हाथ गिराए यूं थके थके कदमों से चल रही थी कि बैग लटकता हुआ जमीन को छू रहा था। कॉलोनी के घने दरख्त खामोशी से झुके खड़े थे। वो आहिस्ता से बेंच पे जा बैठी जो आज भी उदास था। वो फॉर्म जमा करा के फरिश्ते से मिले बगैर वहां से निकली थी। अभी तक वही सोच रही थी, तभी किसी के दूर से दौड़ते हुए कदम इसके करीब सुस्त पड़े थे। कैसी हो? कोई इसके पास आ खड़ा हुआ। इसने हौले से सर उठाया। हुमायूं बहुत संजीदगी से इसे देख रहा था। स्याह ट्राउजर पे रफ सी सफेद शर्ट पहने, माथे के गीले बाल और चेहरे पे नमी, खुली सांस जैसे तेज जॉगिंग करता इधर आया था। क्या फर्क पड़ता है आपको? फर्क तो पड़ता है। तुम्हें यूं देखकर मुझे यकीन है कि तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हो गई हो। होना पड़ेगा, मगर अब क्या करूं? कुछ ना करो। वो इसके साथ बैठ गया। महमल चेहरा मोड़ कर इसे देखने लगी, जो सामने घने दरख्तों की बाड़ को देख रहा था। जब तक तुम अदालत में जाओगी, हमारा फंदा फवाद की गर्दन के गिर्द मजीद तंग हो चुका होगा। बस अभी इनकी मानती जाओ और कोर्ट में सच बोल देना। इस्तेमाल कर ले सब मुझे अपने अपने मकासद के लिए। वो दुख से सर झटकती उठी, जमीन पे गिरा बैग स्ट्रिप से उठाया। कमजोर हो गई हो बहुत, अपना ख्याल रखा करो। आपकी फिक्र में भी गर्ज पोशीदा है। काश मैं आपके खिलाफ बयान दे सकूं। वो तेज कदमों से सड़क पे आगे बढ़ गई। वो शाने उचकाकर गेट की तरफ आया। गेट बंद करते हुए इसने लहजा भर को गर्दन मोड़ कर देखा। इसे देखा जरूर था, जो सर झुकाए तेज तेज सड़क के किनारे चलती जा रही थी। इसकी बुरी ऊंची पोनीटेल गर्दन पे बराबर झूल रही थी। हुमायूं पलट कर ड्राइववे पे जॉगिंग की तरफ भागता हुआ अंदर बढ़ गया। दरख्तों की बाड़ और पत्थर का बेंच फिर से वीरान हो गए। हेलो। वो बेड से टेक लगाए घुटनों पे प्रोस्पेक्टस रखे सरसरी सपड़ रही थी जब दरवाजा खुला। आवाज पे महमल ने सर उठाया। चौखट पे आरजू खड़ी थी, रेड ट्राउजर के ऊपर स्लीवलेस सफेद शर्ट। ये इसका मखसूस एक्सरसाइज का लिबास था। कटे हुए बाल छानों तक आते थे। पतली कमान की तरह भवें उठाए वो मुस्कुराते हुए से देख रही थी। कैसी हो? अंदाज दोस्ताना था। महमल बमुश्किल संभल पाई। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो सीधी हो बैठी और प्रोस्पेक्टस नामहसूस अंदाज से एक तरफ खसका दिया। फिर वो बेतकल्लुफी से इसके बेड के किनारे टिक गई। अंदर आते हुए इसने दरवाजा पूरा बंद कर दिया था। महमल बेयकीनी से इसे देख रही थी, जो आदतन बालों में उंगलियां चलाती अपनी पतली भौंहों को सुखेड़े कमरे का जायजा ले रही थी। कितना छोटा कमरा है तुम्हारा महमल।
ایٹ لیسٹ آغا جان کو تمہیں پراپر بیڈ روم دینا چاہیے تھا. بعض دفعہ آغا جان بہت زیادتی کر جاتے ہیں ہے نا. اس نے رائے مانگی. محمل نے ایک نظر دروازے کو دیکھا. وہ بند تھا. معلوم نہیں, تم کہو تو میں ابا سے کہہ کر تمہیں بڑا روم دلا دوں. یہ خیال اتنے سالوں میں تو آپ کو نہیں آیا, آج کیوں؟ اٹس اوکے, میں خوش ہوں. اس نے پھر سے بند دروازے کو دیکھا. مجھے آغا جان سے کوئی شکایت نہیں. خیر آغا جان کی ہی کیا بات, خود فواد نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی. کم از کم گھر کی عزت کا ہی خیال کیا ہوتا. آپ کو میرا یقین ہے. اسے جھٹکا لگا تھا. آف کورس, فواد کو کون نہیں جانتا. اور اب تو یہ لوگ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. کیسی سازشیں؟ وہ محتاط ہوئی. یہ تم سے اس ایس پی کے خلاف بیان دلوائیں گے. کیا نام تھا اس کا؟ ہمایوں. اس کا انداز بے حد سرسری تھا. ہمایوں داؤد. بات کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی. ہاں, اسی کے گھر فواد تمہیں لے گیا تھا نا. کدھر ہے رہتا ہے وہ؟ اب آرزو بہت ہی لاپرواہی سے کہتی. ادھر ادھر زیادہ دیکھ رہی تھی. یہ تو مجھے نہیں پتا آرزو باجی کہ وہ کس کا گھر تھا. فون نمبر تو ہوگا تمہارے پاس؟ جی ہے. آپ کو چاہیے؟ ہاں بتاؤ. آرزو ایک دم الرٹ سی ہوئی. سارا سرسری پن اڑن چھو ہو گیا. 15 پہ کال کر لیں, یہی نمبر ہوتا ہے پولیس والوں کا. اس نے مسکراہٹ دبائے پروسپیکٹس پھر سے اٹھا لیا. خیر رہنے دو, مجھے کام ہے, چلتی ہوں. آرزو ناگواری سے کہتے ہوئے تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی. ان کا بھی کیسا دل ہے, فٹ بال کی طرح فواد اور ہمایوں کے درمیان لڑکتا رہتا ہے. اس نے استحصائیت سر جھٹک کر پھر سے پروسپیکٹس اٹھا لیا. آج کتنے ہی دنوں بعد وہ خود سے ناشتے کی میز پہ موجود تھی. کسی نے اس کو مخاطب نہ کیا. وہ خود بھی خاموشی سے تیز لک میں لے رہی تھی. یونیفارم کی سفید شلوار قمیض پہنے اور بیبی پنک سکارف گردن میں ڈالے, بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلیٹ پہ جھکی تھی. محمل, فضا چچی نے خود ہی اسے مخاطب کیا. وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی. کالج جوائن کر لیا ہے؟ تو اس پہ جیم لگاتے حسن نے چونک کر اسے دیکھا, جو سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی. اونچی بوری پونی سے ایک لٹ نکل کر گال کو چھو رہی تھی. فضا کے پکارنے پر اس نے گردن اٹھائی. نہیں, ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے. کیا پڑھتی ہو ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی. وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی. حسن کی نگاہ نے دور تک اسے باہر جاتے دیکھا تھا. اسکول کی ایک راہداری میں لگے ایک قدادم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اسکارف کو سر پہ رکھا اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹ کر پن لگائے. یوں کہ دمکتی سنہری رنگت والا چہرہ بیبی پنک ویزوی حالے میں مفید ہو گیا. اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے اسکارف قدرے اوپر اٹھ گیا تھا. نائس. وہ خود کو سراہتی. واپس برآمدے تک آئی. گھر سے اسکارف لے کر آنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا تو یہیں آ کر اسے سر پر رکھ لیا. برآمدے سے چوڑی سیڑھیاں نیچے ہال میں جاتی تھی. ساتھ ہی جوتوں کا ریک پڑا تھا. اس نے جوتے ریک پہ اتارے اور ننگے پاؤں سنگ مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی. وسیع و عریض پلیئر ہال بھرا ہوا تھا. قالین پہ سفید چادریں بچھی تھی. ان پہ بہت سلیقے سے صفوں پہ ڈیسک لگی ہوئی تھی. وہ ڈیسک زمین سے بازو بھر ہی اونچے تھے, جسے عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں. ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک سکارف سے ڈھکے سروں والی لڑکیاں سفید چادروں پہ دو زانوں مؤدب سی بیٹھی تھی. محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھیاں پہ پاؤں رکھا. وہ ہال کے آخر میں تھی. اس کے سامنے ان ساری صفوں میں بیٹھی لڑکیوں کی پشت تھی. سامنے اونچے پلیٹ فارم پہ بیٹھے میڈم کی کرسی اور ٹیبل تھی. ان کے پیچھے دیوار پہ وہ کیلیگرافی آویزہ تھی. قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں. اس سے پل لگا وہ لڑکیوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھ سکے گی. سہال کے آخر میں دیوار سے لگی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی. اس کی کتابیں خاصی انٹرسٹنگ تھی. کتاب الطہارات, کتاب الزکوٰۃ, کتاب العلم, کتاب الصلوات, کتاب الصیام, کتاب الحج و عمرہ. چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے. باقی ایک سپارہ تھا. پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا. ہر صفحے پہ بڑی بڑی 5 عربی کے سطور تھیں اور ہر 2 کے درمیان 3 خالی لائنیں تھیں. غالباً نوٹس لینے کے لیے. عربی کے ہر لفظ تلے اس کا اردو ترجمہ ایک چوکور خانے میں لکھا تھا. یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا. وہ 10 منٹ لیٹ تھی. میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا. سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھے ہیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا, مذہب نہیں. دین اور مذہب میں بہت فرق ہوتا ہے. دین ریلیجن کو کہتے ہیں, مذہب عقیدے یا اسکول آف تھاٹ کو. دین پڑھنے سے قبل ایک بات ذہن میں نقش کر لیں اور گرہ سے باندھ لیں. دین میں دلیل صرف قرآن کی آیت یا حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دی جا سکتی ہے. اب وہ سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہی تھی. الحمدللہ
عربی کے الفاظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں جنہیں ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ الحمد میں حمد کا روٹ ورڈ ہا میم دال ہے، یعنی تعریف۔ اسی حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف کرنے والا، حمید خوب تعریف والا۔ جب آپ قرآن کو لٹرل ورڈ ڈیفینیشن یا پہ پڑھیں گے تو آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ بس جیسے سجدے کا روٹ ورڈ سجد ہے، اس سے مسجد، ساجد، سجدہ بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے وہ متذبذب ہی رہی تھی۔ اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی کہ فرشتے سے مل ہی نہ سکی۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی۔ کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک نظر نہ آئی تھی، البتہ اپنی رائے صحیح لگی کہ قرآن میں وہی کچھ تھا جو اس نے سوچا تھا۔ نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تاکید، مومن، کافر، منافق کی تعریف، وہی مدینے کے منافق اور کا ذکر۔ بھائی اب مسلمان ہے اتنا تو پڑھ ہی رکھا تھا۔ ہاں وہ باتیں تو ہرگز نہ تھی جس کا ذکر وہ سیاہ فام لڑکی کیا کرتی تھی، البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈ سمجھتی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی تھی، الفاظ کو مجہول ادا کرتی تھی۔ مثلا زیر بی ہوتا ہے مگر وہ با زیر بے پڑھتے تھے، اور وہ سوچتی کہ یہ ساری امیاں، نانیاں، دادیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی ہیں وہ عموماً غلط تلفظ سے مجہول ہی پڑھتی ہیں۔ سین، سواد اور سا کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ جب ہم زیر زبر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہم احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں، زبر کو کھینچ کر الف کا اضافہ کر رہے ہیں، قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں۔ انگریزی کو تو خوب برٹش اور امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن جس کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے اور جس میں زبر زیر کو اصل سے زائد کھینچنا بھی حرام درجے کی غلطی شمار ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مسجد میں ایک اور عجب رواج تھا، اسے شروع میں تو عجب ہی لگا اور بعد میں اچھا۔ وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا، راہداریوں میں سے گزرتے، سیڑھیوں پہ اترتے چڑھتے جو بھی لڑکی نظر آتی اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا، بھلے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا جاتا۔ ایکسکیوز می کہہ کر معافی کس غلطی کی مانگے جو ہوئی ہی نہیں، دعا کیوں نہ دیں؟ فرشتے نے بہت پہلے ہنس کر بتایا تھا تو وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ ان تمام سوچوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ ایک کھٹکھٹا کر کون آئے گا بھلا اس کے کمرے میں؟ جی۔ دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلے دروازے کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا اور لمحے بھر کو تو وہ سن سی ہو گئی، پھر جیسے بوکھلا کر نیچے اتری۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز میں کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے کمر پہ ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھے آقا جان؟ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی، جلدی سے سپارہ اور شیلف پہ رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے اور انداز میں خاصی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جی محمل؟ وہ غور بغور اس کا چہرہ دیکھتے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روکے ان کی طرف دیکھے گئی۔ فواد نے تمہارے ساتھ برا کیا، بہت برا، میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں آقا جان پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی، بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی، میں جانتا ہوں، اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی؟ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں سے تمہارا حصہ الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ اب تک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟ جیسے آپ کہیں۔ بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے۔ وہ اور کچھ کہہ ہی نہ سکی، بس یک ٹک انہیں دیکھے گئی جو اس کے سامنے بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ یہ وہ لمحے بھر کو رکے، ان کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی تھی، وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے،
इसे देख रहे थे जो दोनों साथ इनकी मुंतजिर थी, मगर तुम फवाद के खिलाफ नहीं बल्कि एएसपी हुमायूं दाऊद के खिलाफ अफवाह के जुर्म का बयान दोगी कोर्ट में। वो अब खुले लब और फटी फटी आंखों से इन्हें देखी गई। अदालत ने हमें तारीख दे दी है, अगले माह की तारीख। मैं चाहता हूँ कि तुम अदालत में अपना बयान से ना फिरो ताकि मैं जायदाद के कागज तुम्हारे हवाले कर दूँ। जैसे ही तुम कोर्ट में बयान दोगी मैं दस्तखत कर दूंगा। वो उठ खड़े हुए उन्हें देखने के लिए गर्दन भी ना उठा सकी। तुम्हारे पास वक्त है, खूब अच्छी तरह सोच लो और उसे एक बिजनेस डीलिंग समझो। ये तुम्हें आइंदा इब्राहिम के बिजनेस एम्पायर संभालने में मदद देगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़े। मुझे मंजूर है, वो तेजी से बोली। फैसला करने में से एक पल लगा था। बाहर में गया हुमायूं। अब से बेजा में तो इसने मुझे रखा था। उन्होंने मुड़कर फातिहाना मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। तुम अच्छी बिजनेस वूमेन बन सकती हो, टेक केयर। और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। क्या यूं हुमायूं गिरफ्तार हो जाएगा और फवाद? क्या वो घर आ जाएगा? नहीं, मगर जायदाद अपने मुकाम को पा लेने की ख्वाहिश कभी वो भी ताई पे यूं ही हुक्म चला सकेगी। सब इसकी इज्जत करें, इसके हुक्म से घर में काम हो, इसकी मौजूदगी हर जगह जरूरी समझी जाए। वो उलझ कर रह गई। क्या इसने सही किया? कुछ समझ न आ रहा था। सुबह 8 बजे वो मस्जिद के गेट पे थी। अंदर दाखिल होने से कबल इसने रुक कर बेलों से ढके बंगले को देखा जिसका संगी बेंच आज भी वीरान पड़ा था। बाबा तुम्हारा साहब है। कुछ सोचकर इसने बावर्दी गार्ड क्यों मुखातिब किया। वो तो शहर से बाहर गया है, कब आएगा मालूम नहीं। अच्छा, इसने जरा सी एड़ी ऊंची करके गेट के पार देखा। हुमायूं की गाड़ी खड़ी थी। वो बीबी, वो जहाज पे गया है। गार्ड कदरे गड़बड़ाया। बाहर में गया तुम्हारा साहब मेरी तरफ से। इस सफेद सर पे झूठ तो ना बोलो। नहीं मिलना चाहता तो सीधा मना कर दो। झूठ बोलना मुनाफिकत की निशानी होती है, ईमान की नहीं। खुदा का खौफ करो। वो आखिरी फिक्रे कदरे नसीहत में अंदाज में कहती स्कूल के गेट की तरफ बढ़ गई। पता नहीं हुमायूं ने इसके लिए ये क्यों कह रखा था और पता नहीं मैंने सही किया या गलत, मगर वो ऐसे मेरी जायदाद कभी नहीं देंगे। फिर और क्या करती? बेजार सा तासुर चेहरे पे सजाए बैग उठाए वो सुस्त रवि से बरामदे की तरफ चल रही थी। और ये झूठ तो नहीं, इसने तो मुझे हफ्ते बेजा में रखा था। इसने चप्पल लेग पे उतारी और खुद को घसीटती हुई नीचे सीढ़ियां उतरने लगी। मगर अगवा तो नहीं किया था, मैं इधर अपनी मर्जी से ही गई थी, तो इस पे यूं अगवा का इल्जाम लगा देना झूठ नहीं होगा। वो सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता जीने उतर रही थी। नहीं, झूठ कहाँ, इसने डील तो की थी। अगवा और खरीदना एक ही बात है। अगर जरा सा लफ्जों का हेर फेर कर दूं तो क्या है। इसने कुर्सी पे बैठकर किताबें साइड बोर्ड पे रखी और साथ बैठी लड़की के सिपारे पे झांका और फिर मतलूबा सफा खोलने लगी। तफसीर शुरू हो चुकी थी। वो आज भी लेट थी। फवाद के खिलाफ गवाही ना भी दूं तो वो सजा पाएगा और वो इतना बड़ा एएसपी, कोई मेरे बयान से इसे थोड़ी सजा हो मिलेगी। बस लफ्जों को थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या है। मेरी नीयत तो साफ है। मतलूबा सफा खोलकर इसने पेन की कैप उतारी और आज की तारीख लिखने लगी। और तुम झूठ को सच के साथ ना मिलाओ और ना तुम सच को छुपाओ। हालांकि तुम खूब जानते हो। मैडम मिसबा की आवाज पे जैसे करंट खाकर इसने सर उठाया। वो अपनी टीचर चेयर पे बैठी किताब से पढ़ रही थी। इसे बेख्तियार अपने सिपारे को देखा। इस सफे पे सबसे ऊपर यही लिखा था, तुम मेरी आयात के बदले थोड़ी कीमत ना लो और सिर्फ मुझसे ही डरो। और तुम झूठ को सच से ना मिलाओ और ना हक को छुपाओ, हालांकि तुम जानते भी हो। वो सुन सी बेहद ताकीद सी फटी फटी निगाहों से इन लफ्जों को देख रही थी। मैडम आगे पढ़ रही थी मगर इसे कुछ सुनाई न दे रहा था। सारी आवाजें जैसे बंद होकर रह गई थी। वो बिना पलक झपके इन्हीं अल्फाज को देखे जा रही थी। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने नफ्सों को भूल जाते हो? हालांकि तुम किताब पढ़ते हो फिर तुम अक्ल से काम नहीं लेते। इससे ठंडे पसीने आने लगे। जरा देर पहले गार्ड की गई इसके कानों में नसीहत गूंजी। इसे लगा वो किताब इससे ज्यादा जानती है। फिर मैं क्या करूं? उसका दिल कांपने लगा। बेख्तियार इसने रस्सी थामना चाहिए, कलाम की रस्सी। वो न जानती थी कि दूसरे सिरे पे कौन है, मगर इसे यकीन था कि दूसरे सिरे पे कोई जरूर मौजूद होगा। सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो। बेशक वो नमाज सब पे बहुत भारी है, सिवाय इनके जो डरने वाले हैं। इसने दहशत ज़दा से होकर सर उठाया। पिंक स्कार्फ वाले बहुत से सर अपनी किताबों पे झुके थे। कोई भी इसकी तरफ मुतवज्जा ना था। इसने फिर से इन अल्फाज को पढ़ा। वो कोई मजमून नवेसी ना थी, वो गुफ्तगू थी। ओ माय गॉड, इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इट्स टॉकिंग टू मी। साथ बैठी लड़की ने सर उठाया। तो ये टॉक ही तो है, कलाम। इसको हम कलाम पाक इसलिए तो कहते हैं। वो सादगी से कहकर अपने सिपारे पे झुक गई।
महमल ने सिपारा बंद कर दिया और कुछ भी उठाए बिना तेजी से भागती हुई सीढ़ियां चढ़ती गई। फरिश्ते अपने ऑफिस में आई तो वो इसका इंतजार कर रही थी। महमल, तुम? मैं आइंदा नहीं आऊंगी, मैं मस्जिद छोड़ रही हूँ। वो जो कुर्सी पे बैठी थी बेचैनी से खड़ी हुई, इसकी आंखों में अजीब सा खौफ और घबराहट थी। फरिश्ते ने आराम से फाइल मेज पे रखी और कुर्सी की दूसरी जानिब जगह संभाली। खिड़की के ब्लाइंड्स बंद थे, कमरे में छांव सी थी। आप मेरी बात सुन रही हैं? बैठो। वो मेज के दराज खोलकर झुकी कुछ तलाश करने लगी। महमल मुश्किल जब्त करती कुर्सी पर टिकी। इसका बस नहीं चल रहा था वो इधर से भाग जाए। मैं नहीं आऊंगी आइंदा फरिश्ते, इसने दोहराया। वो अभी तक दराज में मसरूफ थी। फिर कहाँ जाओगी? बस कुरान छोड़ रही हूँ। इसे छोड़कर कहाँ जाओगी महमल? वो कुछ कागज निकालकर सीधी हुई और इसे देखा। अपनी नॉर्मल लाइफ में तुम्हें ये एबनॉर्मल लाइफ लगती है? ये मुझसे बात करती है फरिश्ते, वो दबी दबी से चीखी। आप समझ नहीं सकती मैं कितने कर्ब से गुजर रही हूँ। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप समझ नहीं सकती, मैं समझ सकती हूँ। जब कुरान मुखातिब करने लगता है तो सब इस कर्ब से गुजरते हैं। नहीं, इसने न सख्ती से नफी में सर हिलाया। वो किसी के साथ नहीं हो सकता जो मेरे साथ हुआ। आप तसव्वुर नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है तुम पहली हो? इसने गहरी सांस लेकर आंखें बंद की और सर दोनों हाथों में गिरा लिया। हम इंसान ही तो ये बोझ उठाने के काबिल हैं, फिर तुम इतनी कमजोर क्यों पड़ रही हो? हम पहाड़ होते तो न हार सकते, दब जाते। इसने आहिस्ता से सर उठाया। फरिश्ते को लम्हे भर में बहुत बीमार लगी थी। कोई मोए मेरी सोचे पढ़ रहा है फरिश्ते। वो मखलूक नहीं है, वो कलाम है, बात है, अल्लाह की बात, और अल्लाह ही तो सोचे पढ़ सकता है। वो गुमसुम सी हो गई। मैं अल्लाह से बात कर रही थी। तुम्हें कोई शक है? मगर ये 1400 साल पुरानी किताब है। ये कैसे हो सकता है कि ये पास्ट माजी में होकर हमसे जो 1400 साल बाद के फ्यूचर मुस्तकबिल से खुद को कनेक्ट कर ले? इट्स लाइक अ मिरेकल। ये तो मौजज़े की तरह है। यही तो हम इसे कहते हैं, मौजज़ा। और जब ये खत्म हो जाएगी तो फिर से शुरू कर लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, कुरान के मौजज़े बार बार दोहराने से कभी पुराने नहीं होंगे। फहमन बता रही हूँ। मैं इसे छोड़ दूँ तो? फरिश्ते ने तासुब से इसे देखा। महमल, जब रोज़े क़यामत अल्लाह ज़मीन आसमान को बुलाएगा तो हर चीज़ खींची चली आएगी, रुअन या करहन, खुशी से या नाखुशी। जब हम अल्लाह के बुलाने पे नमाज और कुरान की तरफ नहीं आते तो अल्लाह हमारे लिए ऐसे हालात बना देता है, ये दुनिया इतनी तंग कर देता है कि हमें जबरदस्ती सख्त नाखुशी के आलम में आना पड़ता है। फिर हम करहन भी भाग कर आते हैं और इसके अलावा हमें कहीं पनाह नहीं मिलती। इसकी तरफ तुम आ जाओ महमल, वरना तुम्हें करहन आना पड़ेगा। फिर वो मजीद कई बहस ना कर सकी। इसे फरिश्ते की बात से बेहद खौफ आया था। इसे लगा वो अब कुरान छोड़ ना सकेगी। अगर इसे मालूम होता कि इस एक लफ्ज में इसकी जिंदगी के सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है तो वो इसे कभी मिस न करती, और नहीं तो इसका मतलब लुग़त में ही तलाश कर लेती। मगर जाने कैसे वो इससे लिखना रह गया था। आज का रुकू मैडम मस्बाह के अलावा एक और टीचर पढ़ा रही हैं। मैडम ज़किया बनी इसराइल के हैकल में दाखिल होने का किस्सा बयान कर रही थी। और वो दरवाजे में दाखिल हो जाओ सजदा करते हुए और कहो, हित्तातुन, हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे और अनकरीब हम मोहसिनीन को ज्यादा देंगे। वो आयत पढ़कर अब अल्फाज की गहराई में जा रही थी। हित्तातुन का मतलब गिराना, मुराद गुनाह गिराने यानी बख्शिश मांगने से है। अब बनी इसराइल ने किया ये कि उन्होंने, जैसा कि अगली आयत में जिक्र है, मुंह टेढ़ा करके बात को बदल दिया। वो सजदा करते यानी झुक कर हित्तातुन कहकर दाखिल होने के बजाय हिंतातुन कहकर दाखिल हुए। हिंतातुन कहते हैं। वो तेज तेज कलम चला कर लिख रही थी कि किसी ने बरहमी से पेन इसके रजिस्टर पे रखा। इसने हड़बड़ा कर सर उठाया। एक क्लास इंचार्ज इसके सर पे खड़ी थी। बाज लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान इनके लिए दुआ करता है, और बाज लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान इन पे लानत करता है। क्या हुआ मैम, आप रजिस्टर कुरान पे रख कर लिख रही हैं? इंचार्ज ने सदमे से इसे देखा तो इसे घबरा कर कुरान नीचे से निकाला। ये इसका तजवीद का कुरान था, सिंपल ऑफ वाइट जिल्द वाला। सॉरी मैम। इसने कुरान एहतियात से एक तरफ रखा और रजिस्टर पे झुक गई। फिर इधर उधर साथ वाली लड़की के रजिस्टर पे झांक के देखा कि सके कि हिंतातुन का क्या मतलब है। मैडम ने लिखवाया है मगर इसने कुछ ना लिखा था। कुरान की क्लास थी, वो बोल ना सकती थी, तो मायूसी से वापस अपने नोट्स को देखा। सफ़े की लाइन यहाँ खत्म होती थी, वहाँ इसने लिख रखा था हिंतातुन यानी गंद। गंद के दाल के आगे सफ़ा खत्म था।
تو دوستوں کہانی ابھی جاری ہے. امید کرتی ہوں کہ یہ ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا. اگر یہ ناول آپ کو پسند آ رہا ہے تو ناول کو لائک، اور جن دوستوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والے اگلے حصے کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوری موصول ہو جایا کرے.